हेलो एवरीवन, आज हम लोग ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन के बारे में जानेंगे विच इज़ ऑल्सो नोन हैज स्पॉट स्पाइन। स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वर्टिब्रल कॉलम को अफेक्ट करता है। इसको टीबी स्पाइन भी कहा जाता है और ये सबसे कॉमन होती है। दिस इज ऑल्सो नोन हैज स्पॉट्स डिजीज। ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन इज द कॉमनेस्ट। 1 to 20 years of the age group is affected। ये बीमारी ज़्यादातर 1 से 20 साल के बीच के लोगों में होती है। कॉमन साइट इज thoracic level because movement and the stress of the weight bearing are maximum at this level। सबसे ज़्यादा कॉमन टीबी स्पाइन thoracic लेवल पर होता है। इसकी वजह है thoracic लेवल में ज़्यादा मूवमेंट और स्ट्रेस होता है और ये वेट बेयरिंग के कारण होता है, जिससे ये एरिया इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ द टीबी स्पाइन। फर्स्ट वन इज पैराडिस्कल लीजन। यहाँ पर डिस्ट्रक्शन ऑफ द एडजेसेंट बोन एंड प्लेट हो जाता है ऑफ द बॉडी एंड देर इज ऑल्सो डिमिनेशन ऑफ द इंटरवेनिंग डिस्क। डिमिनेशन यानी डिक्रीज इन द स्पेस ऑफ द इंटरवेनिंग डिस्क। दिस इज द कॉमनेस्ट टाइप। ये जो पैराडिस्कल होता है ये कॉमनेस्ट टाइप होता है। देर इज अ नैरोइंग ऑफ द डिस्क। सो हियर वी कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस इज द पैराडिस्कल लीजन। एडजेसेंट बोन एंड प्लेट डिस्ट्रॉय हो जाता है और इंटरवर्टिब्रल डिस्क कम हो जाता है, उसका जो स्पेस होता है वो रिड्यूस हो जाता है। द सेकेंड टाइप इज एंटीरियर टाइप वेरिन देर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एंटीरियर सरफेस। यहाँ पर जो एंटीरियर सरफेस होता है ऑफ द स्पाइन वो अफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसे एंटीरियर कहा जाता है। थर्ड वन इज पोस्टीरियर टाइप। यहाँ पर पेडिकल ट्रांसवर्स प्रोसेसिस लेमिने और स्पाइनल प्रोसेसिस इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो भी अफेक्ट कर जाते हैं, इसीलिए इसे पोस्टीरियर टाइप भी कहा गया है और एपेंडिशियल टाइप भी कहा गया है। इसमें स्पाइन के जो पीछे के पार्ट होते हैं वो अफेक्ट होते हैं, इसीलिए इसे पोस्टीरियर टाइप कहा गया है। नेक्स्ट वन इज सेंट्रल सिस्टिक टाइप। लाइटिक लीजन इन द सेंट्रम और द कंसेंट्रिक कोलैप्स। Body of a single vertebrae is affected। Early collapse of the weakened vertebrae। So ये सेंटर में होता है, इसीलिए इसे सेंट्रल सिस्टिक टाइप कहा गया है। सिंगल वर्टिब्रे की जो बॉडी होती है वो अफेक्टेड होती है इस टाइप में। सिंगल वर्टिब्रे का सेंटर वीक हो जाता है, जिसकी वजह से कोलैप्स हो जाता है और इसीलिए इसे सेंट्रल सिस्टिक टाइप भी कहा गया है। सो ये जो फर्स्ट है इसे हम लोग पैराडिस्कल कहते हैं। इस तरह से इंटरवेनिंग डिस्क को अफेक्ट करता है, एडजेसेंट एंड प्लेट को इस तरह से अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से इसे पैराडिस्कल कहा गया है। सेकेंड वन, ये जो सेंटर में है इसे हम लोग सेंट्रल सिस्टिक टाइप कहते हैं। थर्ड वन, ये एंटीरियर पार्ट को अफेक्ट करता है, इसलिए हम लोग इसे एंटीरियर टाइप कहते हैं। जो पोस्टीरियर स्पाइन को अफेक्ट करता है उसे हम लोग पोस्टीरियर टाइप कहते हैं। ट्राइफोटिक डिफॉर्मिटी, एंगुलेशन ऑफ द स्पाइन विथ कॉन्वेक्सिटी पोस्टीरियरली। स्पाइन में एक एंगल बनाता है जिससे कॉन्वेक्सिटी पीछे की तरफ हो जाती है, यानी स्पाइन का कर्वेचर पीछे झुक जाता है। नकल काइफोसिस, फॉरवर्ड वेजिंग ऑफ 1 और 2 वर्टिब्रल बॉडीज। इसमें एक या 2 वर्टिब्रे के फॉरवर्ड वेजिंग के कारण स्पाइन आगे की तरफ झुकती है। नेक्स्ट वन इज गिबस। इसमें 2-3 स्पाइनस प्रोसेसिस का प्रोमिनेंस हो जाता है, जिससे स्पाइन के पीछे एक नोटिसेबल बम्प या उभार दिखने लगता है। एंगुलर काइफोसिस, वेज कोलैप्स ऑफ दी 3 और मोर वर्टिब्रल बॉडीज। एंगुलर काइफोसिस में 3 या उससे ज़्यादा वर्टिब्रल बॉडीज अफेक्ट हो जाती है। राउंड काइफोसिस, मॉडरेट वेजिंग ऑफ दी लार्ज नंबर्स ऑफ दी वर्टिब्रे। लार्ज नंबर्स ऑफ दी वर्टिब्रे में मॉडरेट वेजिंग के कारण स्पाइन का कर्वेचर राउंड या गोल हो जाता है, जो ज़्यादा नोटिसेबल नहीं होता। सो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये इंटरनल गिबस है, जिसकी वजह से इस तरह का कर्वेचर हो गया है और इसे हम लोग काइफोसिस कहते हैं। इस तरह का जो हम्प होता है उसे हम लोग काइफोसिस कहते हैं। वर्टिब्रा अफेक्ट होने के कारण इस तरह से
काइफोटिक कर्वेचर स्पाइन में दिखाई देने लगता है। स्किप लीजन। स्किप लीजन का मतलब है कि स्पाइनल ट्यूबरक्यूलोसिस में कभी कभी 2 या ज़्यादा लीजन होते हैं, लेकिन उनके बीच में एक या ज़्यादा हेल्दी वर्टिब्रे भी होते हैं। यानी 2 अफेक्टेड एरिया के बीच के कुछ वर्टिब्रे बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, जिससे हमें स्किप लीजन कहा जाता है। समटाइम्स मोर देन 1 ट्यूबरक्यूलोसिस लीजन मे बी प्रेजेंट। इस तरह से ये भी अफेक्टेड है, ये भी अफेक्टेड है, पर इसके बीच में इस तरह से 2 नॉर्मल वर्टिब्रे रहेंगे और फिर से अफेक्टेड वर्टिब्रे हो सकते हैं। सो ये स्किप कर जाता है, इसे हम लोग स्किप लीजन कहते हैं। समटाइम्स मोर देन 1 ट्यूबरक्यूलोसिस लीजन मे बी प्रेजेंट इन द वर्टिब्रल कॉलम विथ 1 और मोर ऑफ द हेल्दी वर्टिब्रे इन बिटवीन द 2 लीजन। 2 लीजन के बीच में अगर एक नॉर्मल वर्टिब्रे है या एक से ज़्यादा वर्टिब्रे है तो उसे हम लोग कह सकते हैं स्किप लीजन। पैथोजेनेसिस। लोकल ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन। इन्फेक्शन होने पर वर्टिब्रे के आसपास ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी अफेक्टेड एरिया में स्वेलिंग और इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप हो जाता है। इस तरह से अफेक्टेड वर्टिब्रे में इस तरह से यह अफेक्ट हो जाने के कारण इन्फ्लेमेशन हो जाती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ द मार्जिन ऑफ द अफेक्टेड वर्टिब्रे अलोंग विद द इंटरवेनिंग डिस्क। सो ये जो मार्जिन होता है वर्टिब्रे का, ये भी अफेक्ट होने के साथ साथ जो इंटरवेनिंग डिस्क होता है वो भी इस तरह से अफेक्ट हो जाता है। डिस्क डीजेनरेशन, स्पेस रिडक्शन, एंटीरियर वेजिंग ऑफ द वर्टिब्रे लीडिंग टू द वर्टिब्रल बॉडी कोलैप्स एंड गिबस फॉर्मेशन। डिस्क डीजेनरेट होने लगती है, जिससे डिस्क स्पेस भी कम हो जाता है। इससे एंटीरियर वेजिंग होता है जो वर्टिब्रल बॉडी को कोलैप्स कर देता है और गिबस बनाता है। सो वर्टिब्रल बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाने के कारण इस तरह से ये जो इंटरनल गिबस होता है ये फॉर्म हो जाता है और कर्वेचर इस तरह से बदल जाता है और 2 डिस्क में इस तरह से जो स्पेस होता है वो भी कम हो जाने लगता है और उसका कर्वेचर भी इस तरह से काइफोटिक हो जाता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। ड्यूरिंग एक्टिव स्टेज देयर कैन बी मलेज। पेशेंट को हमेशा थकान और कमजोरी महसूस होती है। लॉस ऑफ द वेट, वजन कम हो जाता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगती है। नाइट स्वेट, रात को पसीना ज़्यादा आता है। इवनिंग राइज ऑफ द टेम्परेचर, शाम के वक्त बुखार बढ़ता है। स्टिफनेस ऑफ द स्पाइन, स्पाइन में स्टिफनेस आ जाती है जो मूवमेंट को भी मुश्किल बनाती है। पेन ऑन मूवमेंट, जब भी मूवमेंट करते हैं तब पेन या दर्द महसूस होता है। काइफोटिक डिफॉर्मिटी। स्पाजम ऑफ द वर्टिब्रल मसल, वर्टिब्रल मसल में स्पाजम होता है जो पेन और स्टिफनेस को बढ़ा देता है। मसल स्पाजम रिलैक्स ड्यूरिंग द स्लीप, जब पेशेंट सो रहा होता है तो मसल का स्पाजम थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। कोल्ड एब्सिस यानी जो इन्फ्लामेटरी सिम्टम्स होते हैं जैसे कि इंक्रीज इन द टेम्परेचर, वार्मथ, स्वेलिंग, ये कुछ दिखाई नहीं देता है, जिसे हम लोग कोल्ड एब्सिस कह सकते हैं। हील्ड स्टेज में रिगेन ऑफ द लॉस्ट वेट रिगेन कर जाता है। नो इवनिंग राइज इन द टेम्परेचर, नो नाइट स्वेट, नो पेन और टेंडरनेस, स्पाजम्स ऑफ द वर्टिब्रल मसल इज एब्सेंट, डिफॉर्मिटी परसिस्ट, ये सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन ये जो डिफॉर्मिटी होती है ये परसिस्ट रहती है, यानी डिफॉर्मिटी रहती है। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट फॉल्स एंड द एक्सरे शो बोन हीलिंग। इन्वेस्टिगेशन में एक्सरे किया जाता है, सीटी स्कैन एंड एमआरआई। एक्सरे में लॉस ऑफ द डिस्क स्पेस यानी डिक्रीज इन द डिस्क स्पेस को देखा गया है, followed by erosion of the adjacent surface, then destruction and also the collapse is seen. CT स्कैन एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन को देखा गया है, कितना ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गई है स्पाइन वो दिखाई देती है। MRI एक्सटेंट ऑफ द कॉर्ड कंप्रेशन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वेड, अगर नर्व कंप्रेस हो गई है या नहीं, कॉर्ड कंप्रेस हुआ है, ये सब MRI में दिखाई देता है। जाते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्ट, पेशेंट को आराम करना चाहिए जिससे बॉडी की रिकवरी
वे मदद होता है। नेक्स्ट वन इज एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। एक ट्रीटमेंट रेजिमेन होता है जिसमें 2 महीने तक HRZD और 4 महीने तक HR लिए जाते हैं। H का मतलब है आइसोनाइजिड टेबलेट, R का मतलब है रिफेम्पिसिन, Z का मतलब है पायरिजिनामाइड एंड E का मतलब है इथम्ब्यूटल। ये दवाई दी जाती है। 2 महीने तक आइसोनाइजिड, रिफेम्पिसिन, पायरिजिनामाइड्स और इथल ब्यूटल दिए जाते हैं। 4 महीने में आइसोनाइजिड्स और रिफेम्पिसिन दिए जाते हैं। ग्रेजुअल मोबिलाइजेशन शुरू करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ स्पाइनल ब्रेस के साथ जब न्यूरल डेफिसिट्स नहीं हो और डिजीज साइट पर पेशेंट को कंफर्ट महसूस हो। मोबिलाइजेशन विद स्पाइनल ब्रेस डालकर मोबिलाइजेशन की जाती है व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ द न्यूरल डेफिसिट्स। जब नर्व्स के कंप्रेशन के कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई गए हैं तभी ये सब शुरू करना चाहिए एंड व्हेन द पेशेंट इज कंफर्टेबल। 3 to 9 वीक्स के बाद बैक एक्सटेंशन ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। 5 से 10 मिनट तक दिन में 3 से 4 बार एक्सरसाइज करनी चाहिए। कंटिन्यू द स्पाइनल ब्रेस फॉर 18 मंथ to 2 years। जो स्पाइनल ब्रेस होती है वो कंटिन्यू करनी चाहिए 18 मंथ तक। 18 मंथ से 2 ईयर तक करनी चाहिए। एस्पिरेशन ऑफ द एब्सेस। अगर कोई एब्सेस बना है तो उसे एस्पिरेट करना चाहिए यानी निकालना चाहिए। 1 ग्राम ऑफ द स्ट्रेप्टोमाइसिन विथ और विदाउट आइसोनाइजिड्स इन सोल्यूशन इज इंस्टिल्ड अलॉन्ग विद द एस्पिरेशन। 1 ग्राम स्ट्रेप्टोमाइसिन को आइसोनाइजिड के साथ या बिना सोल्यूशन में एस्पिरेशन के साथ डाला जाता है जिससे इन्फेक्शन कंट्रोल हो सके और एब्सेस को रिमूव कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।